अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का? वेलकम टू जियो पाकिस्तान एंड टुडे इज मैच डे। तो आज होगा मैच और आपको पता ही है कि पहले हम साउथ अफ्रीका से वनडे सीरीज जो है वो जीत चुके हैं, श्रीलंका के खिलाफ क्लीन स्वीप भी कर चुके हैं और अब रावलपिंडी ही में T20 ट्राई सीरीज का मैदान सज रहा है और पाकिस्तान श्रीलंका जिम्बाब्वे एक्शन में नजर आएंगे आज। और आज पहला मैच होगा अब्दुल्ला किसका? पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला मुकाबला होगा आज और पाकिस्तान टीम के हौसले बुलंद हैं। जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ मैचेस में रिजवान, फखर, बाबर आजम जैसे सीनियर्स ने बिलाशुबा अपनी जिम्मेदारियां उठाई निभाई, मगर कौमी टीम को मुस्तकबिल पर भी नजर रखना होगी। हम पहले भी ये कहते रहे हैं, अब भी कह रहे हैं, नए लोगों को आजमाने का भी बेहतरीन मौका है। मैनेजमेंट में भी इस बारे में मुस्बत राय ही पाई जाती है। हम तक तो यही इत्तलात पहुंच रही है। अच्छी बात यह है कि कप्तान सलमान आगा के मुताबिक नए लड़कों को मौका दिया जा रहा है, तो लिहाजा लेट्स हियर व्हाट ही हैज टू से फर्स्ट। जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान का पलड़ा बहुत भारी है और बिलाशुबा ग्रीन शर्ट्स ही आज फेवरेट हैं। दोनों मुल्कों में अब तक कितने हो गए? 20-21 टेस्ट मैचेस खेले गए हैं। पाकिस्तान ने 18 से ज्यादा मैचेस जीते हैं। हाँ, नहीं, ये जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के बारे के बीच में बात कर रहे हैं आप। 21 हुए हैं, पाकिस्तान ने 18 जीते हैं और जिम्बाब्वे ने जीते हैं 3। यस, पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान बाय द वे आपको बता दें कि 24 T20 मैचेस हुए हैं, जिनमें पाकिस्तान ने 14 और श्रीलंका ने 10 मैचेस में कामयाबी हासिल की है। ट्राई सीरीज 18 नवंबर से 29 नवंबर तक खेली जाएगी। हाँ, 29 बाय टिल द एंड ऑफ दिस मंथ। अच्छा, थोड़ा सा इस्लामाबाद में हमें शिकायत कर रहे हैं दोस्त कि ट्रैफिक में फंस रहे हैं, सुबह दफ्तर जाते हुए भी, रात को आते हुए भी। तो ये तो रावलपिंडी में हो रहा है। हाँ, मगर टीमें तो इस्लामाबाद में ही ठहरती हैं ना। अच्छा, ओके। सो आपको पता है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और जाहिर है उसको खासा मलहूज़े खातिर रखना There's a bit of a मतलब काफी distance, yes, travel distance है। Why would they do that? लेकिन definitely security concerns होंगे इसके। हाँ, और अब पीसीबी को इस पे भी गौर करना चाहिए। शायद लाहौर में तो ऐसा कोई प्लान भी है कि जहाँ टीमें हों, जहाँ मैचेस हों, वेन्यू के साथ ही होटल्स भी हों। मतलब वैसे हाई टाइम नहीं है कि इस्लामाबाद में भी एक स्टेडियम बन ही जाए? हाँ, उसका तो सिलसिला शुरू हो गया था। F9 पार्क में सुना था हो रहा था कुछ, लेकिन उसके बाद F9 पार्क को तो वैसे पार्क ही छोड़ देना चाहिए बिकॉज मतलब उसमें अब स्टेडियम बना देंगे तो पार्किंग चाहिए होगी आपको। कोई वो फिर मामला मुतनाज़ा हो गया था, कुछ ऐसा भी हुआ था। खैर, पता नहीं उस पर क्या पेश रफ्ते नहीं है। राशिद भाई वैसे रहते हैं इस्लामाबाद में, तो उन्हें पता होती है इस्लामाबाद की खैर खबर होती है। याहिया हुसैनी हैज आल्सो जॉइंड अस। क्या हाल है आप दोनों का? गुड मॉर्निंग। जल्दी से पहले तो राशिद भाई, क्योंकि हमारी ये बात हो ही रही है, देयर इज नो स्टेडियम इन इस्लामाबाद, और जो एक बनाने वाली बात हुई थी वो बन रहा है, कुछ आपको ऐसी खबर है? इसमें थोड़ा सा इशू ये आ गया था कि जोन 3 में लगता है मार्गिला के जो इलाका है उसमें आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। ये CDA के लॉज हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कैपिटल के, जिसकी वजह से शायद D12 की तरफ चला जाए, वहाँ बने। वहाँ पहले भी ऐलानात हुए थे और करंट क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब ने भी शायद इसका ऐलान किया था, मुझे याद नहीं था इसे। लेकिन D12 एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक स्टेडियम बन सकता है और इस वक्त ज़्यादा ट्रैफिक या इस वजह से है कि स्टेट सिक्योरिटी दी गई है, जिसमें आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि बहुत फुल प्रूफ सिक्योरिटी होती है, जिसकी वजह से सुबह या रात में जो मैचेस होंगे उसमें इश्यूज आएंगे। और वो जो बात की थी ना कि स्टेडियम के साथ ही आपकी अकोमोडेशन होनी चाहिए, अब हालात कुछ ऐसे ही नज़र आते हैं। दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करते, कहीं पे भी स्टेडियम बने उनकी अकोमोडेशन साथ हो और उसी में ही मैचेस खेल के टीम जा सकती है। तो ये एक आइडिया है जो कि मेरे ख्याल से हो सकता है फ्यूचर में। जी, लाहौर में तो शायद इस किस्म का प्लान ऑलरेडी इन प्लेस भी है, मतलब हो रहा था उस पे काम। या जाहिर है हम ट्रैफिक की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों से दरखास्त करेंगे। अच्छा, हम ये नहीं कहेंगे कि जी आप बस, हमें पता है आपको तकलीफ हो रही है, हमें पता है आपको तकलीफ हो रही है, डील विद इट, लेकिन देख लें, कोशिश करें, क्योंकि दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट की करना पड़ेगा ऑब्वियसली। जब आपको पता है कि मैचेस चल रहे हैं तो आप अपने घरों से जरा जल्दी निकलें, लेकिन इट्स अ गुड थिंग। मतलब अंदाजा करें द टाइम व्हेन वी डिड नॉट हैव इंटरनेशनल क्रिकेट, और एक लगता था कि आइसोलेशन सी एक थोड़ी सी चल रही है, जो एकदम हमें धचका मिला था ना, जब एक टीम, एक बैनुल-अक़वामी टीम ये सोचना शुरू हो गई थी कि वो वापस चले जाएं। उससे बहुत बेहतर ये है कि हम अपने मुल्क की खातिर थोड़ा सा सड़क पे इंतजार कर लें, लेकिन जाहिर है जो इमरजेंसी में हम होते हैं उस वक्त जिन्हें पहुंचना होता है। लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट नाउ याहिया, और ये पहले तो बता दें क्योंकि अभी हमने सलमान अली आगा को भी सुना और वो कह रहे थे कि जी नया टैलेंट जो है वो भी हम आजमाएंगे। सो प्लेइंग 11 क्या होगी फिर? कोई सरप्राइजेस, एनी सरप्राइजेस देयर?
सबसे पहले तो हम आपको, अब्दुल्ला और राशिद लतीफ़ साहब, आपको अस्सलाम वालेकुम। और थोड़ा सा मैं स्टेडियम के बारे में बात करना चाहूँगा। देखें, बैठकर बात करना बहुत आसान है, लेकिन रियलिटी को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। 30 से ज़्यादा मुल्कों में मैं गया हूँ। दुनिया में कहीं स्टेडियम के साथ होटल नहीं होता। जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का SOP है कि 30 मिनट की ड्राइव होनी चाहिए। दुबई, जो कि एक ऐसा शहर है जो किसी इंटरनेशनल टीम को होस्ट नहीं करता, बल्कि एसोसिएट मेंबर मुल्क की टीम UAE उनका होम ग्राउंड है, वहां पर भी टीमें ट्रैफिक में फंस जाती हैं अगर वो प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेंगी। अभी आपको मैं एक वाकया बताऊं, टेस्ट मैच था इंग्लैंड का। इंग्लैंड के खिलाड़ी जो हैं वो साइकिलों के ऊपर जो है अब वो स्टेडियम पहुंचे हैं। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं, और अगर इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान में मौजूद है, थोड़ा सा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एक जमाना था कि नेशनल कराची में मैच होता था, कारसाज से रोड बंद कर दिया जाता था, 2 बड़े अस्पताल इधर मौजूद हैं, लेकिन अब तो आप कैब करें और बिल्कुल स्टेडियम के गेट पे उतरें, चीजें आसान हो रही हैं। लेकिन मैच की वजह से अगर ये कहा जाए कि सारी सिक्योरिटी और सारा जो है रोड है बंद हो गया है, थोड़ा सी मेरा ख्याल है लोगों को भी इसका इदराक करना पड़ेगा। थोड़ा सा वैसे आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि हमारे क्रिकेटर्स या हमारे मेहमान क्रिकेटर्स आए और वो साइकिलों पे कहीं जा रहे हो, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, आई कैन नॉट इमेजिन कि हम साइकिलों पे हो। कैन यू? मतलब हमारे तो इतने मेजर सिक्योरिटी कंसर्न। वैसे यार ये इंटरेस्टिंग पॉइंट था मुझे। 30 मिनट वाला मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, 30 मिनट की दूरी पे हो सकता है, या ये जो रूल आपने बताया है, टू बी ऑनेस्ट वी डिड नॉट नो अबाउट दिस, ये 30 मिनट के डिस्टेंस वाला। से अगेन जी बिल्कुल। तो देखिए, चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और दुनिया भर में जो डायनामिक्स है वो नहीं है ना एशिया में, आपको ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बांग्लादेश में राशिद भाई गए हैं, खेले हैं, और अब ज्यादा वहां पर क्रिकेट हो रही है। जब राशिद भाई खेलते थे तो वहां पर तो अगर आपने 1 मिनट भी लेट किया तो स्टेडियम पहुंचना मुश्किल हो जाता है। खैर, ये सारी चीजें चलती हैं। आप मैच के हवाले से बात कर रहे थे, मैच पे आ जाते हैं जरा जनाब, और प्लेइंग 11 की बात कर रहे हैं। फेवरेट इज पाकिस्तान इन पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे। व्हाट इज गोइंग टू बी आवर प्लेइंग 11? याया, व्हाट इज योर न्यूज़ अबाउट इट? अभी आप सलमान अली आगा का एक इंटरव्यू का शॉर्ट सुनवा रहे थे, मुझे हंसी आ रही थी। वो कह रहे थे कि नए खिलाड़ियों को मौका देंगे। कौन सा नए खिलाड़ी? इस टीम में कौन से नए खिलाड़ी हैं? एक नया खिलाड़ी था, उसका नाम था हसन नवाज, उसको भी आपने टीम से निकाल दिया। अब्दुल समद को आप लेकर आए, आई डोंट थिंक सो कि उसकी प्लेइंग 11 में जगह बनेगी, क्योंकि प्लेइंग 11 बनाना ही इस वक्त सबसे बड़ा इशू बन गया है, क्योंकि जुनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में फखर नहीं थे, अब फखर वापस आ गए हैं। तो अब सवाल यह है कि खेलेगा कौन? बाबर आजम खेलेंगे, वो तो खेलेंगे, तो फखर जमान खेलेंगे, तो आप साइम अयूब को बाहर बैठाएंगे। अगर फखर भी खेलेंगे, बाबर भी खेलेंगे, साइम भी खेलेंगे, साहबजादा फरहान भी खेलेंगे, तो इसका मतलब यह है कि और नीचे आएंगे आपके कप्तान सलमान अली आगा। तो अगर वो और नीचे आएंगे तो और कितना नीचे आएंगे वो, फिर उनकी टीम में जगह कैसे बनेगी? तो अब या तो आपको फखर को बाहर बैठाना पड़ेगा। चलिए, वी गॉट योर पॉइंट। सो अगर फखर भी खेलेंगे, बाबर भी खेलेंगे, साइम भी खेलेंगे, ये सारे ही खेलेंगे, तो फिर कहाँ आएंगे सलमान अली आगा? ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। राशिद भाई, व्हाट डू यू थिंक? राशिद भाई, रोटेशन पॉलिसी भी तो एक चीज थी ना, मतलब घुमा घुमा के लगा ले सारों को इधर उधर, क्योंकि इन द सेंस वो वरना प्लेसमेंट जो है, कौन ऊपर आ रहा है कौन नीचे, ये सब कुछ तो हिल ही जाएगा। लगता है उसके बाद हम कहेंगे पुग लेते हैं। एग्जैक्टली, पुगिंग होनी चाहिए। प्लेइंग 11 जरा सी मुश्किल हो गई है, क्योंकि फखर जमान के आने से एक बैट्समैन और ऐड हो गया है। ऑलरेडी हम उस्मान खान को एज ए विकेट कीपर खिला रहे थे। ये हो सकता है कि साहबजादा फरहान विकेट कीपिंग करें, साइम अयूब के साथ ओपन करें, 3 नंबर पे बाबर आजम, 4 पे आ सकते हैं फखर जमान, 5 पे जिस तरह याया ने कहा नीचे आ जाएंगे सलमान अली आगा, उसके बाद उस्मान है या मोहम्मद नवाज है या फहीम अशरफ है। अगर एक बैट्समैन और ऐड करते हैं तो एक बॉलर शॉट हो जाएगा, 2 स्पिनर जाएंगे या नहीं जाएंगे। वहाँ पे उस्मान भी हैं, उस्मान तारिक भी हैं, अबरार भी हैं, और फिर सलमान मिर्जा का खेलना बहुत जरूरी है। वो क्योंकि बहुत अच्छी बॉलिंग करते आए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो 2 मैचेस जीते हम लाहौर में, उनके पहले स्पेल में शाहीन और इनके स्पेल की वजह से हम जीते हैं, तो उनको खेलना जरूरी है, क्योंकि वो लगता है ऐसा है नई बॉल सबसे अच्छी वही कर रहे हैं शाहीन के बाद, और वर्ल्ड कप में उनकी जरूरत पड़ सकती है। बाकियों भी ये देख सकते हैं कि फहीम अशरफ को खिलाना है या नहीं खिलाना है, या दूसरे बॉलर्स हैं उनको डालना है नहीं डालना। लेकिन 6 नंबर का नंबर क्रूशियल होगा, क्या उस्मान खेलते हैं या नहीं खेलते, क्योंकि फखर के आने से थोड़ा प्लेइंग 11 को बनाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। फखर के आने से प्लेइंग 11 को बनाना मुश्किल लग रहा है। और वैसे सलमान अली आगा और बाबर आजम की दोस्ती का भी मुझे तो कल ही पता लगा, जब हमारे ही साथी हैं अरफा,
उन्होंने उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया था कि सलमान की अहलिया ने एक ट्वीट की हुई थी जब बाबर की सेंचुरी हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि दोनों एक दूसरे के बहुत राज जानते हैं और ये एक दूसरे का सहारा है, मतलब बड़े क्लोज फ्रेंड्स हैं। सो एनी हाउ, अब क्या हो सकता है, क्या मैच का इंतजार करें हम? मैच का या मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट, और फखर के आने से ऑब्वियसली जरा प्लेसमेंट्स की हम बात भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तो फखर आए हैं। कल सिकू भाई कह रहे थे कि वर्ल्ड कप से पहले रिजवान को भी वापस ले आए, तो फिर तो पता ही नहीं क्या बनेगा। या योर थॉट्स? बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारे एशिया कप डिलीवर नहीं कर सके, बहुत से आईसीसी इवेंट में डिलीवर नहीं कर सके। अब फरवरी मार्च में इंडिया और श्रीलंका में वर्ल्ड कप हो रहा है, तो अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन सबको आप लेकर आ गए हैं, तो फिर रिजवान ने क्या कसूर किया है, उनको भी लेकर आ जाइए आप। उन्होंने क्या कसूर किया है, ताकि फिर दो टीमें बनानी पड़ेंगी हमें। वो तजर्बे पे बात कर रहे थे, लेकिन तजर्बा कारकर्दगी बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। हर कोई आ जाएगा तो फिर कैसे? मुझे तो मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूं, नंबर कैसे बनेगा सर? क्या कह रहे हैं आया? मैं कह रहा हूं अभी फखर के आने पे टीम बनाना मसला हो गया है, तो अगर मेहमान भी आ जाएंगे तो फिर माइक हैसन क्या करेंगे? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। अच्छा जी राशिद भाई, अब जरा ये बताएं, लेट्स टॉक अबाउट, हम अपनी टीम फॉर्मेशन वगैरह की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट जिम्बाब्वे एज वेल, बिकॉज ऑब्वियसली यू नीड टू स्टडी द अपोनेंट टू। इज इट अ स्ट्रॉन्ग टीम? आर देयर न्यू प्लेयर्स इन इट? क्योंकि हम कुछ स्टैट्स बता रहे हैं जिसमें हमने बताया है कितने हुए हैं हमारे 21 थे, हमने काफ़ी मैच आए, उन्होंने 4 ही जीते हैं, बाकी सारे हमने जीते हुए। सो या इस टूर्नामेंट के लिहाज से अगर देखा जाए पाकिस्तान काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जिम्बाब्वे टीम अच्छी है। अपने होम ग्राउंड पे उनकी कामयाबियां बहुत ज़्यादा है। अभी प्रीवियसली भी वो अफगानिस्तान के खिलाफ खेले, श्रीलंका के खिलाफ खेले, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेले, उसमें कामयाबी मिली है। लेकिन हमारे यहाँ पे होम सीरीज में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सिकंदर रजा आउटस्टैंडिंग है, लाहौर कलंदर से खेलते हुए हैं, वो एक ऐसे प्लेयर हैं, बरी हैं इनके पास, अच्छे प्लेयर है, इवन है, तो इस तरह के प्लेयर्स हैं। लेकिन T20 को पूरे को हासिल कर जाना पाकिस्तान के खिलाफ थोड़ा सा मुश्किल लगता है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन वो भी टीम को डेवलप कर रहे हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं, अपने वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए ये प्रिपरेशन बहुत अहमियत की हामिल है कि वर्ल्ड कप से पहले उनको इतनी बड़ी सीरीज मिल गई और वो भी सब कॉन्टिनेंट में मिली है, तो वो अपनी तैयारी करेंगे और यंग प्लेयर के साथ आएंगे। अच्छा, हम बात कर रहे थे, ज़ाहिर सभी की बात कर रहे थे, याया भाई, बाबर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 में निस्फ सेंचुरी की, फिर अभी श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी कर दी। हम जो बात करते हैं और हमारे कोच जो कहते हैं कि बाबर की फॉर्म वापस आ गई है, आर वी कॉन्फिडेंट इनफ कि बाबर की फॉर्म वापस आ गई है? वैसे उनकी लास्ट इनिंग में भी हमें कॉन्फिडेंस में फ़र्क तो नज़र आ रहा था, और इस कॉन्फिडेंस का वापस आना बिफोर द वर्ल्ड कप, हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक इट इज़? देखिए, अब्दुल्ला अहमद शहजाद बात करते हैं और मैं उनके साथ 1000% एग्री करता हूं। हमारी टीम वाइड टीम है, जो कमज़ोर टीमों के खिलाफ अपने बड़े खिलाड़ियों को खिलाती है, और कमज़ोर टीमों के खिलाफ हमारे बड़े खिलाड़ी खेलते हैं और मजबूत टीमों के खिलाफ हमारे कमज़ोर खिलाड़ी खेलते हैं। आप भले से कह लें बाबर आजम का एतमाद वापस आ गया है, बाबर आजम के खेलने का अंदाज बदल गया है, आने वाला वक्त इस बात का खुलासा करेगा। और जो सबसे अहम चीज पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से है, एक बार फिर हम घूम फिर कर वहीं जा रहे हैं जहां से हमने कट लगाया था, हमने टीम में तब्दीलियां की थी। अब अगर आप इस टीम को देखें तो कौन सा नया प्लेयर है? एग्जैक्टली वही टीम है जो हम 2023 में देख चुके हैं। आने वाले दिनों में जो इस टीम का सबसे वीक लिंक होगा वो होगा इस टीम का वीक लिंक, उसका नाम है साहबजादा फरहान। कप्तान को तो शायद आप कैरी कर लेंगे, क्योंकि अभी इस टीम में इंडक्शन शादाब खान का भी होना है। वो कैसे इस टीम के अंदर लैंड करते हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल होगा। और जिस तरह अबरार को हम डील कर रहे हैं, कभी खिलाते हैं कभी बिठाते हैं, और एक चीज श्योर शॉर्ट हो गई है कि फहीम अशरफ को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। वो नया बॉल अच्छा कर रहा है, आप उसको बैटिंग में रोल दे सकते हैं, लेकिन नहीं दे रहे। तो हमारी टीम जो है वो चंद खिलाड़ियों के गिर्द एक बार फिर घूमने लगी है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट का लिटरली एन एक्शन रीप्ले जो हम देख चुके हैं पहले से, और हम इस मर्तबा फिर देख रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आता ना फिर। साहबजादा फरहान को आपने क्यों कहा कि वीकलिंग होंगे? उनको आपको लगता है कि टीम से बाहर करना आसान होगा आपके ख्याल में? एब्सोल्युटली। देखिए, अब तो ये नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने जिस तरह कहा है, सिकंदर आप कह रहे हैं कि अब आप रिजवान को भी वापस लेकर आ जाएं, रिजवान भी वापस आ जाएंगे, वो भी टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, बाबर भी टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, फखर भी टॉप ऑर्डर में खेलते हैं। तो फिर थैंक यू वेरी मच कर दें। आपने जो एक बनाया है साहबजादा फरहान को,
उनको आप निकाल दें, और जिनको घर पे बैठाया हुआ था रिजवान को, उनको आप टीम में वापस लेकर आ जाएं। शादाब भी अपने शोल्डर की सर्जरी के बाद वापस आए हैं, वो भी डायरेक्ट वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट में ही होता है। तो हमने क्या तैयारी की है, हमने एशिया कप की मुश्किल कंडीशन में जो है वो अपने नए खिलाड़ियों को खिला दिया। लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, जिस तरह राशिद लतीफ साहब ने कहा, भाई आप इस पूरी सीरीज में खिलाइए सलमान मिर्जा को, लेकिन अगर सलमान मिर्जा खेलेंगे तो फिर आपके वो जो बॉलर हैं, वो जो अपने आप को लाजिम और मजलूम समझते हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा? अच्छा, शादाब की शोल्डर इंजरी की आपने बात की और आप कह रहे हैं डायरेक्टली फिर वो वर्ल्ड कप में आएंगे। इज दैट इवन अ गुड वे टू गो अबाउट इट? मतलब इतनी बड़ी इंजरी एंड देन ही शुड बी अ पार्ट ऑफ सम अदर सीरीज टू गेट इनटू द जोन। राशिद भाई, मतलब डायरेक्टली ऐसे कैसे होता है? जो डिस्कशन चल रही है, हम वापस वहीं पे आ गए जहाँ से हमने खत्म किया था। एक टीम को हम बिल्ड कर रहे थे। नंबर 1 हमारे हसन नवाज और मोहम्मद हारिस एज ए ओपनर इंट्रोड्यूस हुए थे और उन्होंने सही परफॉर्म किया था। बात दुरुस्त है कि जब मुश्किल पिचेज आई बांग्लादेश में, वेस्ट इंडीज में, एशिया कप में, ट्राई सीरीज में, वहाँ पे उनको आजमाया गया और वहीं पे चेंजेस भी आती रही और नंबर पीछे किए गए और उसके बाद दोनों ही बाहर हो गए। वो पैनिक बटन जो दबाया था उसकी वजह से हम दोबारा वहीं पे आके खड़े हो गए कि रिजवान की भी बात हो रही है। मेरे ख्याल से रिजवान इस फॉर्मेट में अभी डिजर्व नहीं करते। साहबजादा फरहान और उस्मान का हमने फैसला किया था तो दोनों को रखना चाहिए। अगर वो आ जाता है टीम और फिर शादाब भी आ जाते हैं तो टीम तो हम 2023 के वर्ल्ड कप जो हम इंडिया में खेले थे वही टीम आके खड़ी हो जाएगी। तो हम कुछ सीखेंगे नहीं और फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस टीम के साथ कम्पीट करना, क्योंकि अगर हम प्लेयर बाय प्लेयर फोकस होते हैं तो साहबजादा फरहान पावर प्ले में अच्छा खेलते हैं, लेकिन उनका सबसे ज़्यादा रेशियो है डॉट बॉल खेलने का, 49 का है उनका। उसके बाद बाबर आजम आते हैं, उनका भी है कि वो इतने तेज़ नहीं खेल पाते। फिर सलमान अली आगा हैं। ये 3 बैटर्स ऐसे हैं जो कि T20 में अच्छी पिचेस के ऊपर शायद थोड़ी मुश्किलात ज़रूर हो। फिर बॉलिंग में अगर हम शादाब को अकोमोडेट करते हैं तो एक बॉलर आपका स्पिनर मिस होगा। वैसे हम अकोमोडेट क्यों कर रहे हैं? ये मुझे हम शादाब, यही तो सवाल है। शादाब की बहुत अरसे से अक्सर ही कहते हैं कि जी वो आएंगे वापस, लेकिन क्यों? Why are we accommodating someone in Pakistan? रहे हैं वो इंजरी की वजह से रहे हैं की बात है। तो फिर भाई यही सारी बात है। जब किसी को अकोमोडेट करना होता है तो ऑलमोस्ट इट फील्स लाइक यू हैव टू, यू डोंट हैव अ चॉइस। तो अकोमोडेट वाला टर्म जो है ना वो लगता है कि बस जबरदस्ती है, करना पड़ रहा है। अकोमोडेट करना है तो कतर में राइजिंग स्टार्स जो हैं उनमें भी बच्चे बहुत ऐसे हैं जो आगे हमें बड़े ब्राइट नजर आ रहे हैं। ये जो आपने अभी राइजिंग स्टार की बात की ना, अगर हम हसन नवाज या के हारिस के साथ चल रहे होते, उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन थी वो ये इमर्जिंग वाले थे जो गए में, अब वो भी पीछे रह गए। उनको मौका कब मिलेगा? T20 फॉर्मेट ऐसा है जहाँ पे आपको यंग प्लेयर को ट्राई करना चाहिए। हाँ, वनडे और टेस्ट मैचेस में आप एक रख लें बेंच मार्क, यार हमें जीतना है, सीनियर प्लेयर के साथ जाना है, थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन वनडे इसमें T20 में आपको प्लेयर्स को इंडक्ट करना पड़ेगा। ऑलराइट, ओके, तो फिर लेट्स सी। आज जी मैच है और दोपहर को मैच है, स्टार्ट हो जाएगा रावलपिंडी में। एवरीबडी हु इज़ वाचिंग, इफ़ यू आर ओवर देयर प्लीज़ डू गो एंड वॉच। बहुत शुक्रिया याहिया, राशिद भाई, थैंक यू फॉर बीइंग अस। थैंक यू। अच्छा, मुझे तो बड़े ब्राइट चांसेस फॉर पाकिस्तान लग ही रहे हैं बिकॉज आई फील लाइक वी आर ऑन अ रोल। We are and we will win this series लेकिन whenever I say that तो फिर कुछ इधर-उधर हो ही जाता है। लेकिन मेरी तो ज़्यादा नज़र अब वर्ल्ड कप की तैयारी और उस पे है कि वहाँ जो टीम फॉर्मेशन की बात हो रही है कि क्या हम बैक टू स्क्वायर वन होने वाले हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। टीम फॉर्मेशन की अभी बात कर रहे थे ना हम। हमने जो नई टीम बनाने की कोशिश की उनमें से ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता लोग बाहर होते गए एंड वी आर बैक टू ऑल दोज जो पहले भी खेलते रहे हैं, खेल चुके हैं, अब भी खेल रहे हैं। चलें, ये तो वो है, जब होगा तब होगा, तो हम बात तो करते ही रहते हैं रोज। लेकिन लेट्स मूव ऑन टू सम न्यूज़ जी। और आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने सदर ट्रंप के 20 नुकाती गजा मंसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर कर ली है। गजा के लिए बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती और गजा में अबूरी हुकूमत के क़याम के नुकात भी शामिल हैं। दिस इज़ द लेटेस्ट। करारदाद के हक में पाकिस्तान समेत 13 ममालिक ने वोट दिया, सो पाकिस्तान इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट। रशिया और चाइना ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी मंतूब ने कहा कि गजा के इस्तेहकाम के लिए आज की करारदाद अहम है। तारीखी और तामीरी करारदाद मंजूर हुई है। मिस्र,
कतर, उर्दन, सऊदी अरेबिया, यूएई, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। हम सब इकट्ठे हुए, सूरत हाल की संगीनी का इदराक किया, इक़दामात किए। फ़लस्तीनी अथॉरिटी पहले ही करारदाद के मुसव्वदे की हिमायत का ऐलान कर चुकी है। ट्रंप मंसूबे में हमास को गैर मुसल्लह करना और गजा की तामीर नौ भी शामिल है। करारदाद की मंजूरी पर अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि दुनिया को मुबारक हो, सिक्योरिटी काउंसिल ने वोट के जरिए बोर्ड ऑफ पीस को तस्लीम और मंजूर कर लिया है। वोट की सरबराही खुद करूंगा, दुनिया के ताकतवर और मोअज़्ज़ज़ रहनुमा भी शामिल होंगे। और उधर हमास ने गजा करारदाद मुस्तरद कर दी है। कहा सिक्योरिटी काउंसिल की गजा से मुताल्लिक करारदाद फ़लस्तीनियों के हकूक और मुतालबात पूरे नहीं करती। ये करारदाद गजा पर बैनुल-अक़वामी सरपरस्ती मुसल्लत करती है। गजा में बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स की तैनाती से गैर जानिबदार नहीं रहने देंगे और इजराइल के खिलाफ हर तरह की मुज़ामत को जायज़ समझते हैं, हथियार डालने को मुस्तरद करते हैं। ये हाउ आर दे गोइंग टू गो अहेड विद इट, जहां उन्होंने बिल्कुल ही इसको इसके अगेंस्ट ही बात कर दिया और ख़ास तौर पे गैर मुसल्लह होने वाली जो शर्त है यानी और ये तो वैसे तो ये तो जब शुरू से बात हो रही थी सीज फायर एंड ऑल दैट, उसमें भी ये शामिल थी बात। अच्छा जी, ये है सूरत हाल। दूसरा हम आपको बताएंगे, अच्छा भी बताते हैं। और आज़ाद जम्मू कश्मीर में चंद माह के लिए तब्दीली आ गई है। नया वज़ीर आज़म अब पीपल्स पार्टी का होगा। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक को हटाने के लिए 1.5-2 माह से कोशिश हो रही थी, जो आखिरकार कल अपने मंतकी अंजाम तक पहुंची। चौधरी अनवारुल हक की ही काबीना के रुकन रहने वाले पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं फैसल मुमताज़ राठौर। अब ये आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म होंगे। अच्छा जी, आज़ाद कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की तकरीब हल्फ बर्दारी आज ऐवान सदर मुज़फ़्फ़राबाद में सुबह 11 बजे होगी। हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए पीपल्स पार्टी की रहनुमा फ़रियाल तालपुर भी मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच गई हैं। चौधरी अनवारुल हक के ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने भी तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट दिया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल मुमताज़ राठौर को 36 वोट मिले और उनकी मुखालफत में 2 वोट आए। दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के अरकान ने पीपल्स पार्टी की हिमायत में तो वोट डाला, लेकिन नून लीग का मौक़िफ़ है कि वो आज़ाद कश्मीर हुकूमत की काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी बल्कि ऑपोजिशन में बैठेगी। ओके, सुन लें, कन्फ्यूजन है। जहाँ तक मौजूदा हुकूमत का तल्लक है एजे के, उसके ऊपर हमारा एतमाद नहीं है। वो लोगों की खिदमत करने और बेहतर अंदाज में गवर्नेंस करने में जो है वो नाकाम रही है। इसलिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर जो है वो साथ देगी। और जहाँ तक गवर्नमेंट फॉर्मेशन है वो हम साथ नहीं होंगे, क्योंकि एजेके में मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में जो है वो अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा करेगी। वफाक में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमातें हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर में नून लीग पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने के बावजूद ऑपोजिशन में बैठ रही है। समझ में आया? वफाक में इत्तेहादी हैं लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं है। आज़ाद कश्मीर में हमारे वोटों की वजह से वज़ीर आज़म तो बन गया है, लेकिन हम इत्तेहादी नहीं हैं, ऑपोजिशन में बैठेंगे। ठीक है, तो आई जस्ट समराइज्ड इट फॉर यू। आज़ाद कश्मीर में दोनों जमातों के दरमियान ताल्लुकात का एक नया इम्तिहान अब होगा। नए वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की हलफ बर्दारी आज होने का इम्कान है। एक्शन कमेटी की जानिब से शदीद एहतजाज का भी जिम्मेदार किसकी तरफ से? एक्शन कमेटी एक और है ना, जिसकी जो अवामी एक्शन कमेटी जो पूरा एहतजाज हुआ था आज़ाद कश्मीर में, उनकी तरफ से। हाँ, वज़ीर आज़म अनवारुल हक को करार दिया गया था और कल अपने आखिरी खिताब में चौधरी अनवारुल हक ने अपना दिफा करते हुए कहा कि आईनी और इंतज़ामी ढांचे की तबाही का सिर्फ एक आदमी कैसे जिम्मेदार हो सकता है। तो खिताब के बाद जी अनवारुल हक ऐवान से चले गए। ये सब कुछ कह के फैसल राठौर ने खिताब में कहा कि एक्शन कमेटी हकीकत है जिसे तस्लीम करना होगा। एक्शन कमेटी के कुछ मामलात जो हैं वो जेन्युइन हैं, उनका ये कहना था, और कुछ महज ख्वाहिशात पर मबनी हैं। सो या दिस इज द लेटेस्ट। इसी पे बात करते हैं। आरिफ उर्फी हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल मुमताज़ आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ उठाएंगे। आरिफ ज़रा बताइएगा, पीपल्स पार्टी की तरफ से काबीना का ऑलरेडी ये हिस्सा थे, क्या कलमदान था इनका, क्या इनकी रेप्यूटेशन है इन आज़ाद कश्मीर, और इनका प्रोफाइल तो हमसे ज़रा डिस्कस कीजिए पहले। आरिफ, आवाज़ आ रही है? जो फैसल मुमताज़ राठौर हैं,
ये एक ऐसे खानवादे से ताल्लुक रखते हैं जिनका ओढ़ना बिछोना है। कि मुझे आवाज कट कट के आ रही है, बट आ रही है। चलिए, वी कैन हियर यू नाउ, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, अगर मेरी आवाज आ रही है तो मैं जारी रखूं? जी बिल्कुल, जारी रखें। हाँ, अच्छा, ऐसा है कि फैसल मुमताज राठौर जो है वो सैयद मुमताज हुसैन राठौर जो साबिक वज़ीर आज़म थे उनके फर्जंद हैं, और इनका खानवादा जो है वो पब्लिक के अंदर रहने वाले लोगों में शुमार होता है। यंग मैन है ये फैसल मुमताज राठौर, पढ़े लिखे हैं, और अनवार हुकूमत में ये वजीर लोकल गवर्नमेंट और दही तरक्की है। लोकल गवर्नमेंट और दही तरक्की यूँ समझ जाएं कि आज़ाद कश्मीर में एक ऐसी वजारत है कि जितने भी मामलात होते हैं पब्लिक के साथ, तो बराह रास्त उनके साथ ताल्लुक होता है। तमाम जो तरक्याती काम होते हैं वो सारे के सारे लोकल गवर्नमेंट के ही जरिए होते हैं, और जो छोटी मोटी स्कीमें बनती हैं वो भी यही होती है। इनका ताल्लुक बहुत कुर्बत से, और ये भी जैसे आपने बेहतर फरमाया, दुरुस्त फरमाया कि अवामी एक्शन कमेटी की एपिसोड थी है, उसके बाद ये सारा जो है ना वो हुआ कि इसकी अपोजिशन इकट्ठी हो गई, गवर्नमेंट इकट्ठी हो गई, हम लोगों ने कहा कि इसको हटाया जाए। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि इस अवामी एक्शन कमेटी के साथ जितने भी ताल्लुकात बेहतर थे वो सिर्फ मुमताज हुसैन राठौर साहब के फर्जंद फैसल मुमताज राठौर ही के थे, और फैसल मुमताज राठौर तमाम जो मुज़ाकरात की जो टीम थी उसको हेड करते रहे थे, और आखिर वक्त तक वो अवामी एक्शन कमेटी के साथ उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मामलात को डील किया। कल वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक, साबिक वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक ने अपने खिताब में ये बात जब कही कि ये इसका मैं अकेला जिम्मेदार नहीं हूँ, तो उसके साथ ही फैसल मुमताज राठौर ने ये बात कही कि बेशक वो अकेले जिम्मेदार नहीं है, लेकिन ये तो देखें कि उनका कलम बहुत देर से हरकत करता था, और उसमें उन्होंने कहा कि जो अवामी एक्शन कमेटी के मामलात हैं वो जेन्युइन है, और यही वजह थी कि कल फैसल मुमताज राठौर ने अपने पहले खिताब में जो असेंबली में उनका बतौर कायद ईवान खिताब हुआ, उसमें सबसे पहले उन्होंने जिन बातों का तज़किरा किया वो अक्सरियत के साथ वो मुतालबात हैं जो अवामी एक्शन कमेटी ने। अच्छा, आने वाले इलेक्शन में अभी बहुत देर तो रह नहीं गई है। मुस्लिम लीग नून ने, ये भी अजीब डायनामिक है कि मुस्लिम लीग नून ने वैसे तो इनकी हिमायत की है, लेकिन अब वो इसके बाद से ऑपोजिशन में बैठेगी। अवामी एक्शन कमेटी का क्या किरदार होगा? क्या अल्टीमेटली इलेक्शन में एक डिसाइसिव फोर्स के तौर पर आने वाले इलेक्शन में नज़र आएगी वो? मतलब कि उनकी हिमायत जिसको हासिल होगी, जिस उम्मीदवार को, उसका पलड़ा क्या भारी होगा? क्या उनके मुतालबात मैनिफेस्टो का मुख्तलिफ सियासी जमातों का हिस्सा बनते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग डायनामिक। सो ये जो बहुत वक्त तो रह नहीं गया, सो कैसे आपको ये वक्त गुजरता हुआ नज़र आ रहा है? अच्छा, जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का आपस में इकट्ठे होना है ना, एक अदम एतमाद में, और उसके बाद फिर एकदम से अपोजिशन में बैठना, तो इसके बयान सतूर यह पैगाम जा रहा है कि आइंदा इलेक्शन हम दो ही लड़ेंगे, यानी मैं और हुकूमत, बस इससे अलावा तीसरे को हम गुंजाइश नहीं देंगे, उसको नहीं आने देंगे। लेकिन आप अवामी एक्शन कमेटी का जो मूड है उसको किसी भी सूरत में इग्नोर नहीं कर सकते, और इस वक्त भी जो इतने मुतालबात अवामी एक्शन कमेटी के थे उसी के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म फैसल राठौर ने बात की है। और अब आगे वाले वक्त में लगता है इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें यह है कि अवामी एक्शन कमेटी एक मजबूत ताकत के तौर पे नजर आएगी, और जिस उम्मीदवार को अवामी एक्शन कमेटी सपोर्ट कर रही होगी तो यकीनन उसकी जो है मुकाबला करना बहुत मुश्किल काम होगा। मैं ये नहीं कहता कि अवामी एक्शन कमेटी कोई सियासी जमात के तौर पर आ रही है, क्योंकि ये सिविल सोसाइटी तो फैसल मुमताज राठौर बड़ी अच्छी पोजीशन में फिर नजर आ रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि अब इलेक्शंस में कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं रहा, इनके अच्छे ताल्लुकात हैं अवामी एक्शन कमेटी के साथ, तो फेवरेट तो फिर यही हुए। सरेदस्त तो यही लग रहा है, लेकिन एक बात ये भी समझिए कि बड़े बड़े जो सियासतदान आजाद कश्मीर में जो पहले वज़ीर-ए-आज़म भी रहे, सदूर भी रहे, जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, और पीपल्स पार्टी ने पुराने जो मंझे हुए सियासतदान थे उनको एक तरफ यूं समझ लें नजरअंदाज करके एक जवान खून को आगे किया है, क्योंकि पार्टी को बाहर सूरत इस वक्त पीपल्स पार्टी को जो हम लोग समझते हैं कि इसके जज्बे की जरूरत है, एक दोबारा से एक सरगर्मी ताकि पैदा हो। तो फैसल मुमताज राठौर के आते ही एक बड़ी सरगर्मी हमें यह मिली कि कल असेंबली के बाहर हजारों के हिसाब से लोग मौजूद थे, और सिर्फ ये नहीं कि उनके आबाई हल्के से आए हुए लोग थे, मुजफ्फराबाद के भी हजारों के हिसाब से लोग थे, बाकी अजला से भी आए हुए लोग थे, और
लगता था कि दोबारा फिर पॉलिटिकल एक वो आ गया है। एक बड़ा जमूद तारी था जो अनवारुल हक हुकूमत के दौरान था कि इवन के ईवान वज़ीर आज़म के दरवाजे ही बंद थे आम लोगों के लिए और लोगों को बोलने की भी इजाजत नहीं थी। बड़ा इंटरेस्टिंग आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविटी नजर आ रही थी और कल ज़ाहिर है फैसल राठौर साहब के हिमायती बड़ी तादाद में आप कहने जमा थे। अवामी एक्शन कमेटी क्या इलेक्शन में हिस्सा लेने पे भी गौर कर सकती है या फिर उनकी साइलेंट या नॉट सो साइलेंट हिमायत ही होगी? इन्फ्लुएंस होगा किसी भी सियासी उम्मीदवार या जमात के लिए, या वो बराह रास्त भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, या ये डेवलपमेंट भी कहीं हो सकती है डाउन द टाइम? ऐसा है कि जो पॉलिटिकल जो हमारे पास बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी वो आ भी जाए, लेकिन लगता नहीं है। आरिफ आपकी आवाज ठीक नहीं है। बट वी गॉट योर पॉइंट और आज होगी इनकी हलफ बर्दारी। थैंक यू आरिफ, थैंक यू। द वेदर सीम्स टू बी कोल्ड इन मुजफ्फराबाद। आपने जैकेट वगैरह पहनी हुई है, वैसे अब थोड़ी सी खुनकी तो यहाँ भी आ गई है। If you insist, yes. मतलब हम बहुत ही ज्यादा जोर लगा रहे हैं कि हमारे यहाँ कुछ मौसम चेंज हो जाए और थोड़ा थोड़ा होती है आपकी तरफ। हाँ, थोड़ा सा असर हो ही रहा है। मतलब इसको ठंड तो ना कहें, it's just pleasant. हाँ, it is pleasant, I believe. Yeah, that's about it. Okay, अभी है still, we can still be out in a t-shirt. So yeah. I think that's going to be the case for the next few months as well. In any case. And then invariably the next few months would come. हमने फैसला कर लिया मौसम अच्छा है हमारा। To be in a t-shirt. So yeah. Okay. अच्छा जी, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। अभी हम एयर क्वालिटी इंडेक्स देख रहे थे। दिल्ली इज एट नंबर 1 एंड लाहौर इज एट नंबर 2 एंड कराची इज एट नंबर 3 और फिर कोलकाता है, फिर मुंबई है। मतलब हम मुकाबला ही चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का, आगे पीछे हम लोग चले हुए हैं। बट आपको पता है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी हर 10, 15, 20 मिनट बाद बदलता रहता है, तो हम ऐसे ही चल रहे थे। सुबह 9:10 पे भी हम तकरीबन ऐसे ही थे, ऑल्दो कराची नंबर 3 पे नहीं था, कलकत्ता था और कराची 4 पे था, लेकिन टॉप में दिल्ली और लाहौर ही चल रहा है। बट दैट इज़ नॉट व्हाट वी वांटेड टू टॉक अबाउट। अच्छा जी, आज इस्लामाबाद में एक ऐसा इवेंट शुरू हुआ है जो मुंतज़मीन के मुताबिक एशिया में इस नौइयत का सबसे मुनफरिद इवेंट है और सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस भी है। हम बात कर रहे हैं खलाई साइंस की 2 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एप्लीकेशन ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। स्पार्को के तहत होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में तुर्किया, मंगोलिया, अमरीका के खिलाबाज भी आए हैं। 25 से ज़ायद ममालिक से 2000 से ज़ायद साइंसदान भी शरीक हुए हैं। बहुत से सेशंस होंगे, एग्जिबिशंस भी हैं और कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम पर कई कंपनियों और ममालिक के बाहमी मुआहदे भी मुतवक्के हैं। डॉक्टर अब्दुल वहीद, डेप्यूटी चीफ मैनेजर हैं स्पार्को, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। उनसे पता करते हैं कि व्हाट इज़ दिस कॉन्फ्रेंस ऑल अबाउट। डॉक्टर साहब, ये बताइए पहले कि आज जो कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है उसका मकसद क्या है, क्या कुछ होगा, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट, इज इट ओपन टू पब्लिक? थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आज जो कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है इसका बेसिक थीम है स्पेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें हम बात करेंगे स्पेस से रिलेटेड तमाम फील्ड्स की, जिसमें सैटेलाइट भी शामिल है, सैटेलाइट से आने वाला डाटा और उसको कैसे यूज़फुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें इस दफ़ा हमारे पास 70 से ज़्यादा इंटरनेशनल डेलीगेट्स मौजूद हैं जो कि 25 डिफरेंट कंट्रीज़ से आ रहे हैं। 2000 से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगी इंटरनेशनली एंड नेशनली दोनों को शामिल करके। और इसमें इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च सेंटर्स इंटरनेशनल और लोकल सारे पाकिस्तान के भी यहाँ पर आ रहे हैं। और इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास इस्लाम इज़नेट, एक इस्लामिक इंटर इस्लामिक नेटवर्क ऑन स्पेस साइंस है, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो भी आ रहा है। आईसेस्को जो कि इस्लामिक वर्ल्ड एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके डेलीगेट्स हमारे पास आ रहे हैं। एप्सको एशिया पैसिफिक स्पेस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके डेलीगेट्स हमारे पास आ रहे हैं। तो बेसिकली ये सारा इंटरनेशनल रिसर्चर्स जो एक्सपर्ट्स हैं स्पेस साइंस और स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फील्ड में, वो हमारे पास यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं और वो यहाँ पर आके अपनी रिसर्च फाइंडिंग्स जो हैं वो एक्सप्लेन करेंगे, अपनी यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। और हमारे पाकिस्तानी रिसर्चर्स, यंग रिसर्चर्स और यंगस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम उनसे, उनकी रिसर्च से भी सीखें और अपनी रिसर्च को भी वहाँ पे उनके साथ
प्रेजेंट करें और एक म्यूचुअल कोलैबोरेशन और म्यूचुअल रिसर्च के एनवायरनमेंट को बढ़ाएं। सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमें प्लीज़ ये भी बताइएगा कि ज़ाहिर है इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस से बड़ी आगाही मिल सकती है। सो क्या आम लोगों और ख़ास तौर पर बच्चों, स्टूडेंट्स वगैरह की रसाई होगी? ख़ास तौर पे जो एग्जीबिशंस वगैरह लगी हुई हैं उन पे? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। बिल्कुल ऐसा ही है कि ये कॉन्फ्रेंस हम रिसर्चर, यंगस्टर्स और इवन स्कूल के बच्चों बच्चियों के लिए जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। यहाँ पर इन सब के लिए एक्सेस अवेलेबल है। बल्कि मैं आपको बताऊँ इसमें कि हमारे पास 3 एस्ट्रोनॉट्स आ रहे हैं, वन फ्रॉम टर्की, वन फ्रॉम मंगोलिया एंड अनदर फ्रॉम USA। तो ये एस्ट्रोनॉट के लिए हमने यंगस्टर्स, ये जो बच्चे स्कूल के बच्चे हैं, उनको स्पेसिफिक इनविटेशन दे के भी बुलाया हुआ है और इट इज़ ओपन फॉर पब्लिक एज वेल। तो यहाँ पर आके ज़ाहिर है कि ये अपॉर्चुनिटी हम क्रिएट करना चाहते हैं ताकि जितने भी यंग रिसर्चर्स हैं, जितने भी यंग माइंड हैं, उनको हम एक तो अवेयरनेस दें कि पाकिस्तान स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या कर रहा है। इसमें हमारी नेशनल स्पेस एजेंसी स्पार्को और इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी दोनों मिल के यहाँ पर एक तो स्पेस से रिलेटेड आगाही का भी प्रोग्राम और प्लस पाकिस्तान इसमें क्या कुछ कर चुका है उसके बारे में हम डिटेल बताना चाहते हैं कि हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट इन अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट for this country as well as to provide the platform for all the international speaker and researchers कि पाकिस्तान जो है वो बहुत एडवांस रिसर्च में कंट्रीब्यूट कर रहा है एंड दिस कंट्री इज़ अवेलेबल फॉर एनी काइंड ऑफ कोलैबोरेशन फॉर पीसफुल पर्पसेस। दैट्स गुड टू नो। डॉक्टर साहब, स्पेस साइंसेस में हमने देखा है कि पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से आगे जा रहा है और इस साल हमारे अपने कई सैटेलाइट भी खला में गए हैं, इसलिए नौजवानों में ये शौक जो है वो डेफिनेटली पैदा तो हो रहा है स्पेस साइंसेस को बतौर करियर अपनाना। क्या यहाँ ऐसे इदारे हैं जो ऐसी क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हों जो नौजवानों को फ्यूचर के लिए तैयार कर सकें? डू वी हैव एनी? जी बिल्कुल, आपने सही पॉइंट रेज़ किया। अगर आपको मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान में आजकल बहुत तेज़ी से सैटेलाइट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ चल रही हैं। अभी हमने हमारी जो एक नेशनल स्पेस एजेंसी स्पार्को है उसने 3 सैटेलाइट अभी रिसेंटली लॉन्च किए हैं और इसकी वजह से एक अवेयरनेस फैल रही है और इस फील्ड की इम्पोर्टेंस और उसके लिहाज से लोग बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हैं इसमें। तो इसी चीज़ को सामने रखते हुए हमारे पास जो है, जो मेरा इंस्टीट्यूट है, दैट इज़ द यूनिवर्सिटी जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, उसमें सैटेलाइट से रिलेटेड हर टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट से रिलेटेड जो भी फील्ड और टेक्नोलॉजी हैं वो यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं। अगर मैं जिक्र करूँ इस बारे में तो हमारे पास एरोस्पेस डिपार्टमेंट है जो कि सैटेलाइट बनाना और उससे रिलेटेड जो भी ख़ास फील्ड होते हैं उन पे काम करना सिखाता, पढ़ाता, समझाता है। उसके बाद सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी कराई जाती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी कराई जाती है, लेकिन जो मेजर फोकस है हमारा वो सारा का सारा सैटेलाइट ओरिएंटेड होता है। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम यहाँ पर बातचीत करते हैं और इसी तरह से अगर मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि बहुत ज़्यादा है यंगस्टर्स का एंड टू थिंक कि हमारे पास भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ इस किस्म की पढ़ाइयाँ और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दैट्स ग्रेट, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। 27वीं तरमीम अभी मंजूर नहीं हुई थी कि 28वीं तरमीम की बाज़गश्त हमें तभी से सुनाई दे रही है। सियासी मुखालिफिन हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं कि 27वीं तरमीम निज़ाम के लिए थी, आवाम के लिए नहीं। इस बात का एहसास खुद हुकूमती हल्कों में भी मौजूद है कि सिर्फ इंतजामी नहीं, अवामी नौयत की तरमीम भी ज़रूरी है। यही वजह है बिल्कुल कि हुकूमत ने 28वीं तरमीम पर काम शुरू कर दिया है। और आपको बताएं कि हुकूमत ने MQM से भी वादा कर रखा है कि 28वीं तरमीम में बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात का मामला शामिल किया जाएगा। MQM समझती है कि इस मामले में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी रुकावट है और कल MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी को खबरदार करते हुए कहा कि बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात ना दिए गए तो 18वीं तरमीम का बचना भी मुश्किल हो जाएगा, बल्कि बात नए सूबों तक जा पहुंचेगी, ये उनका कहना था। जरा सुन लें। ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर अब नहीं रहा और ये MQM का मैटर रहा है। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि पाकिस्तान की बका का मसला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने दोस्तों को कहना चाहता हूं, हो गया जो होना था। हम कहते हैं कि आइए अपने लोगों को बुलाइए, कैमरे लगाई, कोई बंद कमरे में छुपकर बात नहीं करते, आप जैसे चाहें, जहां चाहें, जिस वक्त चाहें, और आप इसके चैंपियन बने। आप इस 27वीं तरमीम 28वीं तरमीम में इस
लोकल बॉडी के रिफॉर्म के चैंपियन बने, जैसे आज आप 18वीं तरमीम के चैंपियन बनते हैं। अगर ये बात नहीं सुनते या नहीं मानते, हमारी बात पे तवज्जो नहीं देते, तो मैं बहुत ही मुअद्दबाना आपके सामने अपनी एक रुदाद अर्ज करना चाहता हूँ कि वो लोग जो कि पाकिस्तान में नए सूबे बनाने के मुखालिफ हैं और 18वीं तरमीम को नहीं चाहते कि वो रोल बैक को ख़त्म हो, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ बिल्कुल वसूख से कि अगर आपने लोगों को MQM के इस आईनी तरमीम की हिमायत करके इसको लोगों को इख्तियारात और वसाइल नीचे नहीं दिए, तो सूबा फिर पाकिस्तान में बनेगा, नागुज़ीर हो जाएगा। फिर जो है वो 18वीं तरमीम रोल बैक होगी। क्यों? क्योंकि आपने उसकी जड़ें मजबूत नहीं की हैं। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने मुस्तफ़ा कमाल को जवाब देते हुए कहा कि MQM की सियासत ख़त्म हो चुकी है, अपनी मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए वो नए सूबों की बात करती है। MQM ने खुद बल्दियाती इलेक्शन का बॉयकॉट किया था। जिस बल्दियाती निज़ाम की वो बात कर रहे हैं, ये वही बल्दियाती निज़ाम है जब बल्दियाती इंतखाबात हुए थे तो MQM की पूरी पार्टी जो है उसने बल्दियाती इंतखाबात में अपना जो उनको ग्राउंड रियलिटीज़ पता थी उसको देखते हुए राह फरार इख्तियार की। आईन पाकिस्तान में सूबे बनाने का एक तरीक़ेकार मौजूद है। ये जब भी MQM देखती है ना कि वो समझते कि ये उनका ऑक्सीजन है, कभी MQM शुरू हो जाती है, फिर जो कभी माजी की हकीकी थी वो शुरू बैठ के चौंचले लगा रहे होते हैं। ये सिंध की तकसीम नामुमकिन है, सिंध कोई केक नहीं है जिसको आप डिवाइड करके कोई खा सकता है। ये मतलब ये डिस्कशन भी नहीं है मेरी नज़र में, ये वो नहीं है। ये वो चाहते पता है क्या है, वो ऐसी बात करें, मैं कोई जज्बाती जवाब दूं, उसमें फिर उनकी कोई जो मुर्दा सियासत वो जाग जाए। मैं इसलिए कहता हूँ उनको MQM की बात को ज़्यादातर एक कान से सुनो, दूसरी कान से निकाल दो। हर दौर में MQM इक़्तिदार में रही है, मतलब जिस तरह वो कहते हैं मछली पानी के सिवा रह नहीं सकती, तो MQM इक़्तिदार के बगैर रह नहीं सकती। तो हर दौर में वो इक़्तिदार में रहें, अभी भी वो इक़्तिदार में हैं, लेकिन तो इसका मकसद ये नहीं कि आप बैठ के सारी कीड़े निकालना चाहें और आप इस तरह की पॉलिटिक्स करेंगे, किसी न किसी को आपने निशाना बनाना है। MQM इल्ज़ाम तराशियाँ और नफ़रत की बातें करना, तासुब की लिसानियत की बातें करना बंद करे, अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें। अच्छा जी, ये भी आपने सुन लिया और MQM का मौक़िफ़ जो है सो है, वो तो आपने सुन ही लिया। मगर वफाकी हुकूमत ख़ुद 18वीं तरमीम में कुछ तब्दीलियाँ चाहती है जो मुमकिन तौर पर 28वीं तरमीम से हो सकती हैं। 27वीं तरमीम की मंजूरी के मौके पर जब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा था, और आपको ये याद होगा कि 18वीं तरमीम को किसी का बाप भी ख़त्म नहीं कर सकता, ये उनके वर्ड्स थे। और उन्होंने ख़ुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल को जवाब दिया था उस पर, और उन्होंने अपने अंदाज में पीपल्स पार्टी पर वाज़े कर दिया था कि इस पर बात तो करना पड़ेगी। ना मैं NFC के ऊपर बात करूंगा, ना 18वीं तरमीम करूंगा। मैं ये बात करूंगा वो चीज जो पाकिस्तान को और वफाक को मजबूत करती है, मैं उसके साथ हूँ। जो पाकिस्तान और वफाक को कमजोर करती है, मैं उसके खिलाफ उसके मैं आज सिर्फ एक बात फूड फॉर थॉट छोड़ के जा रहा हूँ। दहशतगर्दी का मुकाबला अफवाज पाकिस्तान कर रही हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो सूबों में वो भी करती है। इसी तरह आपकी रेंजर्स की जो फौज है, अगेन ए फेडरल एजेंसी, उनके तमाम अखराजात कौन बर्दाश्त करता है? फिक्र वफाक 100% रेंजर्स की तनख्वाहें हैं, उनके अखराजात कौन बर्दाश्त करता है? ना फिक्र वफाक बिलावल भुट्टो साहब की खिदमत दर्ज करूंगा और तमाम साथियों की कि हम बैठेंगे, अलहदा बैठ के बात करेंगे। और जहाँ पर अपना चारों इकाइयाँ जो हैं वो नहीं मानेंगी, मेरी क्या हैसियत है कि मैं उसके खिलाफ जाऊँ? वज़ीर आज़म की सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कल चिन्योट में एक तकरीब से खिताब में फिर कहा कि 28वीं आईनी तरमीम में बल्दियाती निज़ाम, NFC और सेहत के मामलात पर बहस जारी है। इत्तेफाक़ राय होने पर 28वीं आईनी तरमीम लाई जाएगी। वफाकी हुकूमत की MQM को यकीन दहानी अपनी जगह, लेकिन वफाकी हुकूमत के लिए पीपल्स पार्टी को इस पर राज़ी करना आसान नहीं होगा। इसी पर ज़रा बात कर लेते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत की सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया साहिबा, ठीक, साहब ने बड़ी घनगरज के साथ कहा था कि 18वीं तरमीम को तो किसी का बाप भी ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन वज़ीर आज़म ने जो उसका जवाब दिया था उसी मौके पर उन्होंने कहा था कि हमारा जो डिफेंस का बजट है उसको वफाक अकेला नहीं संभाल सकता, पर्टिकुलरली रेंजर्स, FC और दीगर इदारे जहाँ सूबों में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, वफाक उनकी तनख्वाहें दे रहा है। इसके लिए हमें बैठ कर एक फार्मूला तय करना पड़ेगा। सो आप लोग फार्मूला तय करने के लिए तैयार हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला। देखें 18वीं आईनी तरमीम जो थी वो बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पिछले दौर में हुई थी। जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े वाज़े तौर पे इस दफ़ा भी कहा और हम हमेशा इस मौक़िफ़ पे कायम हैं कि 18वीं आईनी तरमीम को रोल बैक नहीं किया जाएगा। अच्छा, जो 18वीं आईनी तरमीम पे लोग तनकीद करते हैं, हेल्थ सेक्टर पे बात करते हैं कि जी हेल्थ सेक्टर को वापस होना चाहिए वफाक के हवाले। मुझे ये बताइए कि जो कराची में फेडरेशन के हॉस्पिटल्स थे, चाहे वो NICVD हो चाहे जिना हॉस्पिटल हो, क्या उसमें जब वो सूबे के हवाले किया गया है, क्या उसमें बेहतरी नहीं आई है? क्या उसमें बेहतर काम नहीं हो रहा? तो बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, देखें बातचीत के लिए तो पीपल्स पार्टी के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं, चाहे हुकूमत हो चाहे ऑपोजिशन हो, हम हर वक्त दावत देते हैं। गवर्नमेंट के पास अगर कोई प्रपोजल है, अगर कोई बात है, तो वो बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फेडरल आला क़यादत से वो शेयर करे और वो बताए कि जी वो क्या बेहतरी आएगी अगर 18वीं तरमीम में किसी चीज़ को वो रोल पर। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है, और मैं ये बात वाज़े तौर पे आपके प्रोग्राम में कह रही हूँ कि अब की दफ़ा भी 27वीं आईनी तरमीम में 18वीं तरमीम NFC, जो कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना ट्वीट था कि इन्होंने जो प्रपोजल दिया था उसमें शामिल था, लेकिन हमने राइट ऑफ द वे जाके, हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जाके उसको मना किया, उस पे तरमीम करने से इनकार किया, और उसी मौक़िफ़ पे आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायम है। बिल्कुल, जहाँ तक बल्दियाती निज़ाम की बात करते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है MQM। आप मुझे, हाँ जी, MQM फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है। आप मुझे ये बताएं कि चले बुरा सही, लेकिन सिंध में बल्दियाती निज़ाम तो है। बुरा सही, चले आप लोग सब कहते हैं कि जी इख्तियारात नहीं है, बहुत उस पर डिबेट होती है। मैं ये कहती हूँ, आप मुझे बताएं जो जब तरमीम आएगी सादिया साहिबा तो फिर सबके लिए आएगी ना। जब इख्तियारात बल्दियाती नुमाइंदों को, बल्दियाती इदारों को, बल्दियाती हुकूमतों को देने की बात आएगी तो फिर तमाम सूबों के लिए आएगी। तो उसमें आप लोगों को, आप तो इन प्रिंसिपल इसके साथ हैं ना, आप तो कह रही हैं कि सिंध में हैं और बाकी सूबों को आप लोग ये अक्सर ताना भी देते हैं और सही देते हैं कि वहाँ नहीं है कोई एग्जिस्टेंस। सो अगर MQM ये कहती है कि इख्तियारात दिए जाएँ तो आप इन प्रिंसिपल तो MQM के मुतालबे के साथ हैं या नहीं? देखें, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो अभी 27वीं आईनी तरमीम जब पास हुई थी तो उन्होंने आर्टिकल 140 जो बल्दियाती निज़ाम के लिए MQM शोर शराबा करती होती है कि जी हमसे वादा किया गया था बल्दियाती निज़ाम को बाइख्तियार बनाया जाएगा और सूबों से वो किया जाएगा, उस पे भी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये बात वाज़े तौर पे की है कि हमारे पास एक निज़ाम मौजूद है, उसमें बेहतरी लाई जा सकती है, उसमें बात की जा सकती है, लेकिन सिर्फ कराची शहर के लिए या सूबा सिंध के लिए वो निज़ाम नहीं हमें काबिल कबूल। फिर वो पूरे पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। जब आईनी तरमीम आएगी तो सादिया साहिबा नेचुरली पूरे पाकिस्तान के लिए होगा। सो MQM जब ये कहती है कि बाइख्तियार बल्दियाती नुमाइंदे या इदारे हों और साथ में वो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी इसमें रुकावट है, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी इसमें रुकावट है? और विजन तो सादिया साहिबा आप लोगों का भी है, बल्दियाती निज़ाम को बड़ा मजबूत भी होना चाहिए। आप खुद इख्तियारात की बात कर रही हैं, उसको एम्पावर करने के लिए सारे मतलब आप क्यों रोकेंगे उसे? हमें नहीं समझ आ रहा। पे होने चाहिए। नहीं जी, वो देखें, वो वाला निज़ाम तो नहीं आ सकता जो डिक्टेटर्स के दौर में राइज रहा, और उसके साथ इस शहर, उस निज़ाम के साथ इस शहर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही हुई वो मैं और आज आप भुगत रहे हैं। तो वो वाला अगर उसको भी काफी अरसा हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर तो अब तक तबाह है। देखें इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम, देखें जब एक चीज़ ख़राब की जाती है ना तो उसको बेहतर करने के लिए, लेकिन हाँ जो बल्दियाती निज़ाम इस वक्त सिंध में मौजूद है, अगर MQM के पास, मैं कई दफ़ा आपके भी शो पे मैंने ये बात कही है जब अली खुर्शीदी भी आए थे, मेरे अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली, कि अगर आपके पास कोई तजावीज़ है तो आप बिल्कुल सिंध असेंबली में अमेंडमेंट्स डाल सकते हैं ना।
आप रिफॉर्म्स ला सकते हैं ना तो आप ले आए, लेकिन टीवी पे आके रोना धोना। और देखें कल बड़ा वादे था कि क्योंकि हमारी रेलेवेंस होनी चाहिए, कराची में हम एक स्टेक होल्डर हैं, ये कराची वालों पे हम हैं, ये इसलिए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। मुस्तफ़ा कमाल साहब से मैं कहते हैं कि जी पिछली वाली जो MQM गुनाह कर गई है वो हमें कबूल नहीं है, लेकिन जो उसके काम है वो क्रेडिट हमें दे दें उसका। तो ये तो MQM का दोहरा मेयार है, लेकिन अगर MQM के पास कोई तजावीज़ है बल्दियाती निज़ाम जो इस वक्त मौजूदा सूबे में राइज है उसमें बेहतरी लाने के लिए वो सिंध असेंबली में अमेंडमेंट लाएं। हर चीज़ पे तो बात करते हैं ना हमारे साथ इनकी सूबाई क़यादत, हमें नए सूबों की भी बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर नहीं इस पे पीपल्स पार्टी ने लचक दिखाई बल्दियाती इदारों के इख्तियारात पे तो फिर नए सूबे बनना नागुज़ीर हो जाएगा। और इन प्रिंसिपल तो आप भी सादिया साहिबा वही बात कर रही हैं कि अगर कोई अच्छे इनोवेटिव आइडियाज हैं, कोई रिफॉर्म्स लेके आते हैं तो उस पर बातचीत भी हो सकती है, तो कर लें। हाँ, तो अब कई दफा इनको दावत दी जा चुकी है और बैठते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। MQM वाले बैठते भी हैं, नेशनल असेंबली में भी मुलाकातें होती हैं, प्रोविंशियल असेंबली में भी इनके नुमाइंदों से मुलाकातें होती हैं, लेकिन कोई ठोस उसमें तजावीज़ हो तो वो आएंगी। देखें ना, इलेक्शन जब हुए कराची में, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का जब इलेक्शन हुआ तो MQM ने उसका बाइकाट किया, तो इसमें हमारा तो कसूर नहीं था ना, हमने तो नहीं कहा था कि आप बाइकाट करें, हम तो इलेक्शन करा रहे थे ना, आप भी इलेक्शन लड़ते। और आज मैं ये कह सकती हूँ कि टाउन्स बाइख्तियार हैं, वो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, जितना सुई सदरन गैस ने शहर में खुदाई की उसकी कटिंग के पैसे टाउन्स को जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो मौजूदा बल्दियाती निज़ाम है वो बाइख्तियार है। कराची, हैदराबाद, लाड़काना में मेयर्स मौजूद हैं, वो अपने काम कर रहे हैं, बेहतरी लाई जा सकती। जहाँ तक सूबे की बात है वो MQM अपने आप को जिंदा रखने के लिए, देखें इस वक्त मुल्क में ऑलरेडी एक पोलराइजेशन है, लोग सहाफ़ियों को, दानिश्वरों को नहीं बख्श रहे। मतलब आपके अपने एंकर शाहजेब खानज़ादा के साथ जो हुआ, अब उसमें हम मज़ीद तकसीम लसानियत की सियासत करें और तो फिर मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। इस वक्त पाकिस्तान दो बॉर्डर्स पे अपनी जो है वो जंग लड़ रहा है, पाक अफवाज जो है जिस तरह इख्तियारात ज़ाहिर से रखते जा रहे हैं, वी ऑल नो किससे रखते जा रहे हैं, यू ऑल्सो नो किससे रखते जा रहे हैं, और जो ताकतवर हैं वो मज़ीद ताकतवर होते जा रहे हैं। अगर अल्टीमेटली ये बात आती भी है नए सूबों की तरफ तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं जी, देखिए हमने बहुत वाज़े मौक़िफ़ लिया है कि NFC 18वीं आईनी तरमीम और सूबों को की तकसीम के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक स्टैंड है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर कायम रहेगी। और दूसरी, सूबों की तकसीम का तरीक़ाकार मौजूद है आइन और कानून में। उस तरह अगर किसी के पास इख्तियार है असेंबलियों के ज़रिए बिल पास करे और सूबाई असेंबली अगर उसका बिल पास करेगी तो ज़रूर कुछ हो सकता है, वरना ऐसे तलवार लटका के कि आप ये करें हम नहीं तो ये कर देंगे, ये वाला जो MQM का टोन है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं। MQM का किसी भी सियासी जमात का ये जो तरीक़ाकार है थ्रेटनिंग, कल वो जो कह रहे थे कि जी ये करेंगे नहीं तो ये हो जाएगा, ये करेंगे वरना हम ये कर देंगे, ये ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काबिल कबूल था ना है। ओके सादिया साहिबा, अब कल वज़ीर आज़म आए हुए थे, मुलाकातें भी हुई, दौरा भी उन्होंने किया, जो एक फ़ंड्स की बात होती रहती है, मेयर कराची भी जब हमारे शो पे आते हैं, आपसे भी काफ़ी दफ़ा बात हो चुकी है, वज़ीर आज़म से डायरेक्टली ये बात हुई, ये कॉन्वर्सेशन हुई, क्योंकि इंतज़ार तो इसी चीज़ का है ना कि कुछ फंड्स रिलीज़ हों तो हम अपने तरक्याती प्रोजेक्ट्स आगे लेके जाएं, जिसमें फेडरेशन इन्वॉल्व है, इस पे कॉन्वर्सेशन हुई?
बिल्कुल हुई होगी, मैं अपडेटेड नहीं हूँ इस बारे में, लेकिन जाहिर सी बात है चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो एहसन इकबाल जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं उनके साथ राब्ते में हैं। अभी उन्होंने पिछले दिनों दौरा भी किया था। इन चीज़ों पे सीरियस डिस्कशन है कि जो सूबों का हिस्सा बनता है या फंड्स बनते हैं उनको जल्द अज जल्द रिलीज़ किया जाए, ताकि स्पेशली हम सबको है कि जी कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आए, और जिस पे सिंध हुकूमत अपने वसाइल से, केएमसी अपने वसाइल से काम करी, लेकिन फेडरेशन के भी कुछ जिम्मेदारी है। उम्मीद है कि वो फेडरेशन उसको पूरी करेगी। चलिए जी, फेडरेशन उसको पूरी करेगी। बहुत शुक्रिया आपका सादिया साहिबा, आपने वक्त दिया। बाय द वे वज़ीर आज़म काम के लिए आए थे, वो काम बड़ा ज़बरदस्त हुआ है कैंट स्टेशन वाला। That is stunning. We have to go there. मतलब कि वो बहुत ही कोई खूबसूरत लग रहा है। वैसे हम हमेशा ही हर चीज़ में कंपैरिजन थोड़ी सी लाहौर के साथ दे देते होते हैं, लेकिन लाहौर का बड़ा ही आइकॉनिक रेलवे स्टेशन है, तो अब हमें लगा कि कराची टक्कर पे आ गया है। मतलब रेस्टोरेशन हुई है, एलिवेटर, एस्केलेटर्स लग गई हैं। वो सीढ़ियां कितनी ट्रैजिक और कितनी मुश्किल थी, वो सीढ़ियां फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर। कुछ 100 साल पुरानी तो ही थी ना। आपको पता है बुजुर्ग नहीं उसमें जा सकते थे, आ सकते थे व्हील चेयरों के साथ। नाउ देयर आर कैफेज, देयर आर वेटिंग एरियाज, एवरीथिंग सीम्स टू बी रीस्टोर्ड, रिफर्बिश्ड। बड़ा अच्छा लग रहा था। खैर, so this is somewhere also. मतलब I was travel कर ले. Would you still travel? I would not mind. I wouldn't either. If we have good trains, why would I not? If I have good company, I wouldn't mind. छुट्टी बड़ी मुश्किल है इतनी लेना, क्योंकि 1.5 दिन लग जाता है। अच्छा जी, अगली खबर जी बांग्लादेश के हवाले से आपको अपडेट करना है, जिसके लिए कोई शेर आप कह रहे थे, वो क्या था? पहले वो कर दें। बस रहने दें, मेरा ख्याल है कि शेर व शायरी से हम खुद को बांग्लादेश की मालिक और मुख्तार समझने वाली, मुखालिफ आवाज़ों को रियासती ताकत से कुचलने वाली, कैंगरू कोर्ट से मुखालिफिन को फांसियों की सज़ाएं सुनाने वाली, नाम नहाद जमहूरियत के लिबादे में मुजाहिरीन का कत्ल-ए-आम करने वाली बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को अदालत ने कल सज़ाएं मौत सुना दी है। ऑल्दो इस पर भी दानिशवरों की ये राय है कि अगर इस पर कभी अमल दरामद होता है तो वो इनको अमर कर देगा। हाँ, मतलब आपको पता है as a political figure, it can go either way. लेवल ऑफ सेंटहुड मिल जाता है। ये भी अहम पहलू है। सोहेल वड़ाई साहब है कि इट वाज अ वेरी क्विकली चर्न्ड केस, और पूरा ट्रायल जो था वो बहुत ही हरीडली हुआ। खैर, इन पर इंसानियत के खिलाफ जुर्म साबित हो गया है। अपेरेंटली बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल ने हसीना वाजिद को सज़ा उनकी गैर मौजूदगी में सुनाई। सज़ाए मौत के अलावा उन्हें तशद्दुद पर उकसाने और कत्ल के हुक्म देने पर उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई गई है। अदालती फैसले में कहा गया है कि एक फ़ोन कॉल के मुताबिक जी बिल्कुल हसीना वाजिद ने मुजाहिरा करने वाले स्टूडेंट्स के कत्ल के अहकाम दिए थे और स्टूडेंट्स के मुतालबात सुनने के बजाय फसादात को हवा दी थी। ये बड़ा रीसेंट पिछले साल ही हुआ था, 2024 का है, जब तलबा की तहरीक को ताकत से दबाने के लिए तौहीन आमेज इक़दाम उठाए गए थे। मुजाहिरीन के खिलाफ क्या क्या नहीं हुआ था। ड्रोन, हेलीकॉप्टर, मौलिक हथियारों तक का इस्तेमाल किया गया था। इट वाज जिसको कहते हैं ना द रेवोल्यूशन इज टेलीवाइज्ड, मतलब ये सब कुछ आप देख सकते थे लाइव टीवी पे। और अवामी लीग पे फिर पाबंदी भी लग गई और फिर ज़ाहिर हुकूमत बदली, सरगर्मियाँ वो जारी नहीं रख सकती। अदालती फैसले के बाद ढाका में शेख मुजीब के घर के बाहर मुजाहिरे हुए, मुजस्समे हटा दिए गए। अदालती फैसले के बाद बांग्लादेश ने भारत से हसीना वाजिद की हवालगी का, दिस इज इंटरेस्टिंग नाउ, हवालगी का मुतालबा कर दिया है। आपको पता है ना कि वो वहाँ से जब निकली एग्जाइल, उन्होंने अपने आप को सेल्फ इम्पोज एग्जाइल किया, तो वो इंडिया जाके रह रही हैं तब से अब तक। वजारत ख़ारजा का कहना है कि दो तरफा मुआहदे के तहत भारत शेख हसीना और साबिक वज़ीर दाखिला को बांग्लादेश के हवाले करे, और हसीना वाजिद ने अपने खिलाफ फैसला साजी सियासी और जानिबदाराना जो है वो करार देते हुए कहा कि उन्हें दिफा का मुनसिफाना मौका नहीं दिया गया। एक्चुअली थोड़ी सी कंडेमनेशन इस बात पे भी आ रही है। वो ट्रायल के हवाले से उनके खिलाफ फैसला दिया। ट्रिब्यूनल एक गैर मुंतखब हुकूमत ने बनाया जिसके पास जमहूरी मैंडेट नहीं है। साथ ही अपने हामियों को तसल्ली दी कि वो परेशान ना हो, हर चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। और
लेट्स सी क्या होता है। लेट्स सो शी इज स्टिल होपफुल कि वो कभी आएंगी और वो अपने मुखालिफिन से हिसाब बराबर करेंगी। बट यू नेवर नो, इन साउथ एशिया कभी भी कुछ भी हो सकता है। आसमा शराजी हमारे साथ हैं, चले उन्हीं से पता कर लेते हैं। सीनियर सहाफ़ी आसमा, क्या हाल है आपका? आसमा, हसीना वाजिद को सजाए मौत सुनाया जाना, उनकी जमात पर पाबंदी लगा देना, सख्त तरीन सजाएं सुनाई गई हैं उनको, लेकिन शेख हसीना के दौर में जो कुछ हुआ और होता रहा वो भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो क्या इसके बावजूद ये सजाएं, ये अदालती अमल एक सियासी फैसला ही कहना चाहिए? हाउ वुड यू टर्म इट? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं उसको सियासत से भी देखा जा सकता है। जो भी मामलात होते हैं, मसलन एक सियासी रहनुमा, एक साबिक़ वज़ीर आज़म, उनकी सियासी जमात और उनका एक लंबा किरदार, उनका यानी बांग्लादेश की तख्लीक से लेके अब तक जो है वो अपना एक जगह पे किरदार है। लेकिन जो तवालत शेख हसीना वाजिद के इक़्तिदार को रही और उसके अंदर जिस तरह के फ़िस्ताई हथकंडे इस्तेमाल किए गए, उससे एक बहुत बड़ा जो लेसन है वो यही मिलता है कि सियासी जमातें अगर सियासत से बाहर निकलेंगी और फ़िस्ताइयत की तरफ जाएंगी, अगर डायलॉग ख़त्म हो जाएगा, मुकालमा ख़त्म हो जाएगा, अगर मोनोलॉग हो जाएगा, एक ही तरह की बात जो है वो कही और सुनी जाएगी, तो फिर यकीनी तौर पर जमहूरियत उसको नहीं कह सकते, वो फ़िस्ताइयत होती है और उसके ख़िलाफ़ रिएक्शन आता है। तो मेरा ख्याल है कि शेख हसीना वाजिद की जो सबसे बड़ी गलती रही वो ये कि बांग्लादेश को बांग्लादेश की ख्वाहिशात के मुताबिक चलाने की बजाय बांग्लादेश को प्योरली जो है वो हिंदुस्तान की जो ख्वाहिशात हैं उसके ऊपर छोड़ा गया। उनकी फॉरेन पॉलिसी से लेके उनके इंटरनल अंदरूनी मामलात तक, फिर उनकी जो अपनी जमात की या उनके जो इक़्तिदार की जो तवालत, फिर उसके अंदर जो फ़िस्ताइयत थी और जो हथकंडे इस्तेमाल किए गए सियासी रहनुमाओं के ख़िलाफ़ या फिर वहाँ पे जो मीडिया था उसके ख़िलाफ़, उसने ज़ाहिर है कि एक रिएक्शन दिया और वो रिएक्शन इतना शदीद है कि आज इतनी सख्त सज़ा के बावजूद जो है, कल आपने देखा कि उसके बावजूद लोग जो हैं वो उनके जो मुजीबुर रहमान साहब का घर था उसके घर के बाहर जमा हुए एहतजाज करने के लिए। ये जो मामला है इससे बांग्लादेश की जो सियासत है, हम कह सकते हैं कि उसमें सियासी अंसर तो बिलाशुबा उसके अंदर गालिब है, लेकिन उसके साथ साथ इस हुक्मरान जमात जो साबिका वज़ीर आज़म हैं उनके अपने रवैये जो हैं वो भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा मानी रखते हैं और वो सबब भी बने इस सारे सूरत हाल। ज़ाहिर है रवैये थे, कंट्रीब्यूट तो उन्होंने किया है। आसमा साहब, बांग्लादेश का जो सूरत हाल है या उसका जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें ये बात भी अहम है कि वहाँ जब हसीना वाजिद का तख्ता उल्टा, नया सेटअप आया, तो उन्होंने जल्द इलेक्शन कराने का ऐलान किया था। अभी तक तो उसका कोई नज़र नहीं आता सिनेरियो बनता हुआ। अब ऐसे रवैये हों तो शक पड़ता है कि जमहूरियत चलाने में कोई भी सीरियस नहीं है शायद। व्हाट डू यू एग्री? बिल्कुल, देखिए जो जैसे कि जमहूरियत चलाने की बात है और जिस तरह से आपने देखा कि 2 साल की अबूरी हुकूमत बनी और फिर उससे पहले एक इनकलाब जिसे कहना चाहिए लाने की कोशिश की गई और इस इनकलाब के अंदर भी इंतशार था जिसका नतीजा ये निकला कि शेख हसीना वाजिद को मुल्क से भागना पड़ा और उसके बाद अबूरी हुकूमत और उसके बाद फिर उसकी जो एक इस्तेहकाम की कोशिशें वो अपनी जगह पे अहम रही, लेकिन जो इलेक्शंस के लिए या इंतखाबात के लिए जो इन्वायरमेंट बनना था वो हमें अभी तक नज़र नहीं आता और वो जब ही होगा जब जाहिर है कि कोई इंक्लूसिव चीज़ें जो है वो होंगी जिसमें सबकी शमूलियत हो, डायलॉग हो और बातचीत हो। लेकिन अब तक हमें लगता है कि जो अवाम का भी वहाँ पे जो रवैया है, जो उनका जो मूड है या जिस तरह से उनके मीडिया के साथ जो कुछ हुआ गुज़िश्ता चंद बरसों के भी दरमियान, वो उस मूड के अंदर आते हुए दिखाई नहीं देते और ऐसे लगता है कि जैसे शेख हसीना वाजिद की जो हुकूमत थी उसकी रुखसती एक सबसे बड़ी ख्वाहिश जो है वो वहाँ के लोगों की बन गई। तो इलेक्शन होने तक का जो पीरियड है वो इस वक्त तक ऐसे लगता है कि वो इस्तेहकाम की तरफ जाने की कोशिशों में है। तो कहने की बात जमहूरियत जो कि पूरी दुनिया में कमज़ोर होती चली जा रही है, वो हाइब्रिड हो, हाइब्रिड प्लस हो, जिस तरह की भी जमहूरियत लाने की कोशिश की जा रही है। कल भी हम पढ़े थे आइप्सॉस का जो सर्वे था उसके अंदर उन्होंने लिखा कि मगरबी हुकूमतें हों या मशरकी हुकूमतें हों या दुनिया भर की जो हुकूमतें हैं वो इस वक्त जमहूरियत नाम की कोई चीज़ जो है वो हमें ऐसा नज़र नहीं आती। और मैं तो बहुत पहले से ही कहती हूँ कि मैडलिन अल्ब्राइट ने 2018 के अंदर 19 में जो किताब उनकी सामने आई उसके अंदर उन्होंने लिखा कि जमहूरियत किस तरह से कमज़ोर होगी। तो जमहूरियत जो है वो मजबूत नहीं हो रही
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हाइब्रिड की तरफ निज़ाम जो है वो चलता जा रहा है। एक नई यानी महदूद जमहूरियत, महदूद राय शुमारी, महदूद इजहार आज़ादी राय, महदूद जो है वो एक कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो रूल कर रहा है। ये आसमा ये भी बताइएगा, शेख हसीना जब इक़्तिदार में थी तो उनसे ताकतवर हुक्मरान शायद ही कोई होगा, और उन्होंने ताकत का इस्तेमाल भी बेदरेक की है, पूरी दुनिया ने देखा। ये समझा कि इक़्तिदार जो है वो कभी जाना नहीं है, विच इज़ यूजुअली द केस। ऐसी मिसालें हम पाकिस्तान में भी देखते रहे हैं। तो क्या मतलब क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे ख़ित्ते में ऐसा कोई मसला है कि हम तारीख़ से कुछ भी नहीं सीखते? मेरा नहीं ख्याल कि हम तारीख़ से कुछ सीखते हैं। अगर हमने तारीख़ से सीखा होता तो हम जमहूरियत और मज़ीद जमहूरियत की बात करते। अगर हमने कुछ तारीख़ से सीखा होता तो हम आज़ादी इज़हार राय की बात करते। अगर हमने तारीख़ से कुछ सीखा होता तो हम जो एक इन्वॉल्वमेंट है लोगों की उसके हवाले से बात करते। हम वेंटिलेशन की बात करते, हम सियासी इज्तिमात के ऊपर और सियासी रायदही के ऊपर जो है वो उसके ऊपर जो है वो यकीन रखते। तो ऐसा है नहीं। और तारीख़ से अगर सीखा होता तो ख़ुद बांग्लादेश के अंदर आप देखिए कि किस इत्मीनान के साथ, किस मोहब्बत के साथ या उनकी जो सूरत हाल थी वो चल रही थी। जिस तरह पहले एक हुकूमत को रुखसत किया गया, फिर ये इक़्तिदार आया जिसमें शेख हसीना वाजिद जो है वो बिला शिरकत गैरे जो है वो बरस बरस से जो है वो उन्होंने हुक्मरानी की। और उसके बाद अगर वो आवाम को कुछ देती, ठीक है, स्टेबिलिटी उनकी इकॉनमी के अंदर ज़रूर आई, लेकिन जो एक इंक्लूसिवनेस थी, जो कि एक शमूलियत होती है सबकी वो उस निज़ाम के अंदर नज़र नहीं आई। आज़ादी इज़हार राय वहाँ पे नज़र नहीं आया, वेंटिलेशन वहाँ पे नहीं हुई है। लोगों को उनका हक़ रायदही के लिए वो जो है वो आपने देखा होगा कि जो शेख हसीना की हुकूमत थी उसमें उनको बार बार जो है वो इग्नोर किया गया, रद्द किया गया। तो ये सब कुछ जो शाखसाना हुआ ये अचानक नहीं हुआ, ये एक प्रेशर कुकर था जो कि तैयार हुआ और उसके बाद वो फटा। तो ये सबक हासिल करना चाहिए बांग्लादेश की को सामने रखते हुए कि अगर इक़्तिदार को तवालत दी जाए और उसके साथ साथ जमहूरियत के जो बुनियादी लवाज़मात हैं उनको पूरा ना किया जाए, इवन हाइब्रिड सिस्टम के अंदर भी, तो मेरा ख्याल है इससे लर्न करना चाहिए। और वेंटिलेशन होनी बहुत ज़रूरी है माशरे के अंदर। जमहूरियत का उसूल तो है ही है, लेकिन अगर कोई इक़्तिदार को दवाम देना चाहता है तो उसका उसूल भी ये रखे कि कम से कम जो लोग कहना चाहते हैं, जो लोग करना चाहते हैं, उनको सोचने की आज़ादी हो, कहने की आज़ादी हो, और अपनी जो शमूलियत है उसकी आज़ादी हो। उनकी जब तक शमूलियत नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। फिर तो ये हमारा खित्ते का ही सिर्फ मसला ना हुआ ना, फिर तो पूरी दुनिया का ये मसला हम देख रहे हैं। थैंक यू आसमा फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, हमें जो फीडबैक मिल रही है ना फ्रॉम द वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जो कि आजकल कराची में हो रहा है, इट इज़ अमेजिंग। मतलब लोगों का ये कहना है कि जो चीज़ें हम सोशल मीडिया पे देखते थे, तसव्वुर करते थे कि ये परफॉर्मेंस कैसी होगी, ये डांस कैसा होगा, ये म्यूज़िक कैसा होगा, नाउ पीपल कैन एक्चुअली सी इट अप फ्रंट लाइव। तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है। पैसे नहीं लगाने, आपको ट्रैवल नहीं करना, आपको कोशिश नहीं करनी है, सब आपको आपके घर में, अपने शहर में पहुँचा दिया गया है। और ये ज़ाहिर है आर्ट्स काउंसिल की कोशिश है और ये सिलसिला चल रहा है जनाब। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस हो रही हैं और आज हमारे साथ लेबनान से एक थिएटर आर्टिस्ट कह लीजिए, डायरेक्टर, आर्टिस्टिक डायरेक्टर ऑफ थिएटर, सो mix of everything and Sahar you gave me a term for it as well. Documentary theatre, that's what you I had written it down because I wanted to remember that. Sahar Asif is with us from Lebanon. Sahar, welcome to Pakistan and welcome to Geo Pakistan. Thank you, Abdullah. So let's start off with documentary theatre. How do you describe it? What is documentary theatre? Great. So thank you so much for having me. I'm thrilled to be here. Documentary theatre is a kind of theatre that's based on real events and real stories and documents. So the process of making documentary theatre involves lots of research. We go out and collect documents, and by documents I mean it could be police reports, it could be newspaper articles, it could be sociological studies, basically documents that are out there, accessible, real documents, emails of people, like personal emails. That's very important. It is indeed, and it also involves doing interviews, personal testimonies is a big part of documentary. That sounds like a lot of journalism, research exactly. involved in theatre, because otherwise when we think of theatre, it's usually a story being told fiction. Fiction, right? Yeah. Exactly. So we refer to
There's a famous quote on documentary theater by a practitioner and academic, Karl Martin, who says, like, documentary theater is superior, kind of, and apologies, you're both journalists, to media, to journalism, because it is very subjective. But in terms of the process, it's investigative, like investigative journalism. And documentary theater is the big term. So we have different kinds of documentary theater. So you would say, Sahar, that it's a bit of a reenactment of current issues or world issues. You can say it's a reenactment, but the production can take so many different shapes. Sure. And there's, it can be a reenactment, of the storytelling, events, but also it's an interpretation, because the documents, like, you go out and collect all these documents, but as a theater maker, the way I'm building the puzzle and putting it all together, it's the way you decipher it. Exactly, because if I do it, it's going to be probably a different interpretation. If you, Huma, like, collect everything and bring it together, so there's a lot of subjectivity in it, and the voice of the artist, the creator. So it's my understanding of somebody's personal story or something, or some event which has already happened, world event, or a personal story, and and then I project it the way I want it. So what are you showcasing here in this festival this time around? So I started working with the graduate students from the Academy of the Art Council on Sunday. And we will be performing on Friday, a performance that is based on, we're calling it Stories from the Room. So we're using the stories, our stories in the room. So basically I have 7 students I'm working with, and I'm, teaching them the process of making documentary theater. So you were actually making documentary theater since you arrived, and then you would be presenting it on Friday. So were you in touch with these performers, these students? No, not. That's a quick one. Briefly on WhatsApp, but really, like, the work commenced on Sunday. So what we're doing for Friday is that we're using our own stories and personal testimonies. So there's a process for that. We did one-on-one interviews, like, together, like the students interviewed each other. And the talent that you found here, it matches your vision of what you want to do? Oh, they're absolutely amazing. I'm really, heart touched by the quality of the students, their commitment and their passion. Like, they barely want to take breaks. Yesterday I was like, let's all take a lunch break, and they're like, no. Okay, so this is on Friday. Yes. And you'll also be conducting workshop? Yes, so it's part of the workshop. So the presentation, we're calling it a presentation because, you need time to produce a proper theater. So we've been working only 2 days now. Today is the 3rd day, and we're going to actually perform in front of the public on Friday. So it's going to be a showcasing of what we learned and, a demo of what this work could be. Lovely. Very interesting. In fact, I feel this is something that you guys should not miss. Thank you so much, Sahar. And this is also new to us. We have never heard. We have never heard of documentary theatre. क्योंकि इसमें बड़ा factually जो हो रहा है दुनिया में जो content है वो उस किस्म का, it's not a story as such. तो आप But it can also be a story, right? Of course, that's the way it is showcased as well. So thank you. जो मैं को है जी जाके ज़रूर देखें आप. For being with us. Thank you. My pleasure. Thanks for having me. अच्छा जी, अपडेट आपको देनी है। हैदराबाद में पटाखा फैक्ट्री धमाके में जाँ बहक मजीद एक शख्स की शनाख्त हो गई है। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक असद खान पटाखा फैक्ट्री का मालिक है, तो मालिक भी वहीं था। वाक़े में 10 अफराद जाँ बहक और 3 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। काशिफ शोरू हैं मेयर हैदराबाद हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। मेयर साहब, बड़ा ज़ाहिर अफसोसनाक वाक़या है। आतिशबाजी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री थी, पटाखे बनाने वाली। कुछ हफ्ते पहले कराची में भी ऐसे ही कुछ हुआ था। अच्छा, अब इस इलाके को देख के तो हमें ऐसा लगता है कि इर्द गिर्द खेत हैं, लेकिन 10 लोगों का जाँ बहक हो जाना, ये फैक्ट्री इतनी बड़ी मिक़दार में बारूदी मवाद, आतिश की मादा, ये यहाँ पर मौजूद कैसे था? कोई इसका SOP है? इंतज़ामिया, पुलिस, किसी की कोई जिम्मेदारी है? देखें, सबसे पहले तो आपका जियो का शुक्रिया कि उन्होंने आज इस अहम टॉपिक पे, और हैदराबाद शहर कराची के बाद दूसरा बड़ा शहर है और 24 लाख 24.5 लाख आबादी जो सेंसस में भी आई है, उसमें ऐसे बड़े शहर का एक इशू है। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे हैदराबाद में बहुत बड़ी गुंजान आबादियाँ, कच्ची आबादियाँ और ऐसी चीज़ें बहुत सारी आपको मिलेंगी, जैसे शहर कराची में, ऐसे हैदराबाद में भी है।
तो ये जो जहाँ पे अभी हादसा हुआ, एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, इसके ऊपर जितना अफसोस किया जाए उतना कम है। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ, ये दरिया के अंदर और कच्चे के अंदर एक ये ऐसा एरिया है जहाँ पे ये वाक़या हुआ, और वो घर टाइप एक बना हुआ था, जो एक कमरा था जिसने भी बनाया हुआ था, लेकिन वो ज़मीनों के अंदर जहाँ आबादी एग्रीकल्चर लैंड और कच्चे के अंदर था। तो ये एक तो गुंजान आबादी या शहरी रेजिडेंशियल एरिया या कमर्शियल एरिया या इंडस्ट्रियल एरिया कहीं पे भी नहीं था जो इसको तस्वर किया जाए ये फैक्ट्री है या कोई ऐसा कोई एरिया है। तो वहाँ पे ऐसी जगह पे बनाया गया था जहाँ पे आम लोगों की आमदोरफ्त भी बहुत कम थी, और कभी किसी ने कंप्लेन भी नहीं की कि यहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है। सो ये चीज़ें हैं कि जिस एरिया में ये घर पाया गया है वहाँ पे आमदोरफ्त भी नहीं थी, और कच्चे के अंदर दरिया के अंदर वहाँ पे कोई चीज़ वैसे है नहीं, तो वहाँ पे आमदोरफ्त भी नहीं है, तो किसी को उस चीज़ का पता ही नहीं चला कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये हादसा हुआ जहाँ पे, तो उसी बाद वहाँ पे अभी चीज़ें ये नज़र में आ रही है कि ऐसे एरिया कहाँ पे हैं, कच्चे के एरिया में हो या कहीं और ऐसी एरिया हो जहाँ पे आम लोगों की या कानून नाफिज करने वाले या गवर्नमेंट के कंसर्न डिपार्टमेंट है उनकी आमदोरफ्त वहाँ पे नहीं हो रही। तो अभी से वहाँ पे एक निगरानी शुरू हो गई है ताकि आगे चल के ऐसा कोई वाक़या पेश ना हो। इन चीज़ों पे नज़र रखी जा रही है। लेकिन जहाँ पे ये था तो वहाँ पे कोई ऐसी ना फैक्ट्री थी, ना कोई इंडस्ट्रियल थी, ना कोई रेजिडेंशियल एरिया था। अच्छा, ये फिर मेयर साहब ये एक इशू भी क्रिएट हो गया ना, क्योंकि वो इतनी गुंजान जगह पे फैक्ट्री थी कि नहीं थी वो कह रहे हैं। लेकिन हमने जो कल देखा है और हमारे रिपोर्टर ने दिखाया है तो वो ऐसा ही लग रहा था कि इर्द गिर्द कोई ख़ास आबादी नहीं है। ये भी एक इशू है क्योंकि ये शिकायत मिली है कि धमाके के बाद रेस्क्यू सर्विसेज में ताख़ीर हुई और फिर तिब्बी सहूलियात पर भी सवाल उठा। तो क्या आपकी नज़र में इस तरह की इमरजेंसी इंतज़ामात जो हैं वो वाकई ठीक नहीं थे, या आप इस सारी परफॉर्मेंस से आप मुतमईन रहे हैं कि ठीक टाइम पे भी पहुंच गए और संभल गया मामला? देखें, जब हादसा हुआ तो उस वक्त तकरीबन 4:16 पे हमें कॉल आई हमारे फायर फाइटर स्टेशन पे, और जाए वक़ुआ से जो हमारी फायर स्टेशन पहुंची वहाँ पे, तो वहाँ पे तकरीबन 4 कोई 22-23 पे वहाँ पे पहली हमारी जो पहुँची थी फायर फाइटर। उसी दौरान उन्होंने आते ही जो आग लगी हुई थी उसके ऊपर काबू पा लिया। उसके बाद वहाँ पे दीगर जो थी 112 की एम्बुलेंसेस भी वहाँ पे पहुँच गई थी उसी टाइम। फिर वहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया गया। तो कह रहे हैं जी कच्चे के इलाके में था, गुमान भी नहीं था कि ऐसा यहाँ हो सकता है, लेकिन ये हुआ और 10 लोग जाँ बहक हो गए, इंक्लूडिंग द मालिक ऑफ द फैक्ट्री। That is it for today. We're going to see you live 9 a.m. tomorrow. Watch the match today. Pakistan versus Zimbabwe.